हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देख लेते हैं टीएसटी एग्ज़ाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में मॉक टेस्ट आज हम 22 देखेंगे, जिनमें हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में यानी मॉक टेस्ट 21 में हमने कुल 25 प्रश्न किया है। तो आज जो है मॉक टेस्ट 22 में हम उसके आगे का प्रश्न इसमें सॉल्व करेंगे और इस मॉक टेस्ट 22 में भी हम कुल 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो हमारा 26वां प्रश्न है कि सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना यानी मैच द कॉलम करना है। तो 26 में हम देखेंगे, इसका मिलान करेंगे। पूछ रहा है मानस के हंस, झूठा सच, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मरी हुई मछली। ये जब इसका जो है मिलान करना है, मैच दी कॉलम करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन आपको देखिए नीचे देखने को मिलेगा। 26 का जो है ऑप्शन आपको इधर देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं 26 का जो है ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। तो सी वाला हम देखते हैं, मतलब कौन सा मिलान हम करते हैं। तो मानस का हंस किसका है? तो जो मानस का हंस है वो किसका है? तो अमृतलाल नागर जी का है। झूठा सच किसका है? तो बोल सकते हैं कि यशपाल जी का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका है? तो हम बोल सकते हैं भगवती चरण वर्मा जी का है। और मरी हुई मछली किसका है? तो राजकमल चौधरी जी का है। तो इस तरह से ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसका जो मिलान बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 27 प्रश्न देखते हैं कि कौन सी कृति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है। तो नहीं के बारे में पूछा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कौन सी इसमें कृति नहीं है। तो आइए हम कृति के बारे में जानते हैं, यानी उनकी रचनाएं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। तीन में पहले हम देखेंगे कौन से ऑप्शन इसमें से नहीं हो सकते। तो देखिए होने वाले कौन कौन से यानी रचनाएं। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुख्य रचनाओं में से एक मानी गई है। अंधेर नगरी भी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और वैदिक हिंसा हिंसा न भवती भी है। किंतु भारत हरण कोई भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह रचना नहीं है। लेकिन नहीं पूछा है तो प्रश्न के हिसाब से ये वाला विकल्प यानी 26/7 का पहला ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो थोड़ा जान लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे वह आलोचना के युग में सर्वश्रेष्ठ सबसे नाटककार के रूप में हरिश्चंद्र जी जाने जाते हैं। ये इनकी जो रचनाएं होती हैं वह अनुदित और बोल सकते हैं अनुदित और मौलिक नाटकों में जो है कुल विभाजित थी। तो इनकी कुल जो रचनाएं हम बोल सकते हैं कि कुल रचनाएं इनकी 17 कुल रचनाएं इनकी थी, यानी मौलिक और अनुदित नाटकों मिला के कुल 17 यानी 17 रचनाएं कुल हैं। जिनमें से कुछ रचनाएं जैसे विद्या सुंदर है और चौर पंचशिका है जो कि बंगला संस्करण से अनुवाद किया गया है। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं पाखंड विखंडन है और चंद्रदोदय की जो है तीसरे अंक का अनुवाद भी मतलब अनुदित रचनाओं के अंतर्गत आता है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती और नील देवी अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, विषय विष्णुदम, सती प्रताप और जो है कि प्रेम योगिनी, इस तरह से इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। अगर पूछा जाए कि ये भारत हरण जो है यह किसकी रचना है, तो भारत हरण जो है यह देवकीनंद त्रिपाठी जी का यह कृति है, यानी कि यह इनका नाटक है। किसका है? तो देवकीनंद त्रिपाठी जी का यह भारत हरण उनका नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 प्रश्न पूछा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब जो है प्रारंभ यानी शुरुआत कब से मानी जाती, कब हुआ। तो 28 का सही उत्तर हम देखेंगे क्या होगा। तो बी वाला बिल्कुल सही है। बी वाला अर्थात सन 1900 में जो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में प्रारंभ हुआ। और बोल सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के अंतर्गत इसके जो है चिंतामणि घोष से इसके प्रमुख प्रकाशक के रूप में जाने गए। प्रारंभ में जिसका प्रकाशन हुआ था कहाँ हुआ था, जगह का नाम भी पूछा जा सकता। तो पहले जो इसका प्रकाशन हुआ था यह काशी में हुआ था। किसका? सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ तो काशी में हुआ था। बाद में है जो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज जो नाम हो गया, तो बाद में जो है इलाहाबाद में इसका प्रकाशन होने लगा। और 1903 में जो है इस सरस्वती पत्रिका का जो है कार्यभार बोल सकते हैं संपादक के रूप में कौन जानेंगे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जानेंगे। कब से? तो 1903 में जो है कार्यभार इसका संभाला। प्रारंभ में जो सरस्वती के बोल सकते हैं संपादक मंडल में जो है कि कौन कौन से मुख्य रूप से आते हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। मुख्य रूप से यानी सरस्वती के संपादक मंडल में तीन चार लोगों का नाम आता है, जैसे श्याम सुंदर दास है, राधा कृष्ण दास है, जगन्नाथ दास है और कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। कुछ इस तरह से 4 लोगों का नाम जो आता है जो सरस्वती संपादक के प्रारंभ में जो है ये मंडल अध्यक्ष के रूप में जाने गए। बाद में जो है 1903 में महावीर प्रसाद जी आते हैं और जो है इस पत्रिका का कार्यभार संभालते यानी संपादक के रूप में जाने जाते। कब? तो 1903 में। लेकिन यहाँ सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ पूछा है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1900 में ही हुआ था, न कि 1900 हम 3 लगाएंगे। तो प्रश्न को पढ़ते हुए जो है उसका उत्तर लगाएंगे। अगर प्रश्न पूछ रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन का कार्यभार उसका संपादक के रूप में कब जानेंगे, तब लगाएंगे 1903 में। तो प्रश्नों की प्रकृति को देखते हुए हम अपने उत्तर को देंगे। तो चलिए हम आगे प्रश्न देखते हैं। 29 प्रश्न है। 29 प्रश्न पूछ रहा है कि बिहारी कवि कौन है, इनके बारे में बताना है। रीति सिद्ध कवि है, रीति मुक्त है, रीतिबद्ध या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो बिहारी जी कवि के बारे में बताना है। तो 29 का पहले उत्तर उसका उत्तर देखेंगे क्या सही हो सकता है। तो इसका
उत्तर बिहारी जी जो है किस कैसे कवि हैं, तो एक रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवि कौन सा ऑप्शन है, तो ए वाला ऑप्शन है कि बिहारी लाल जी जो हैं वह रीति काल के काव्य धारा जो है 3 भागों में विभाजित किया गया और 3 विभाजों के अंतर्गत रीति सिद्ध के अंतर्गत जाने जाते हैं। कौन, तो बिहारी लाल। रीतिबद्ध में जो है इस तरह बहुत सारे जो है कवि आते हैं, जैसे इसमें जो है अलंकार नायिका भेद के अंतर्गत वे अपने लक्षण को बताते हैं, यानी रीति से अर्थात नियमों से बंधे रहते हैं, तो वे अलंकार के और जो है अन्य तरह के नियमों से बंध करके जो है अपनी रचनाएं लिखते थे। जैसे रीतिबद्ध कवि हम कुछ नाम है, जैसे केशवदास जी हैं, पद्माकर हैं, मतीराम हैं। तो ऐसे जो कवि आते हैं कैसे किसके अंतर्गत आएंगे, तो रीतिबद्ध के अंतर्गत केशव, पद्माकर और मतीराम। तो इस तरह से कुछ कवि आते हैं। रीति सिद्धि में आपको पता है कि बिहारी लाल जी जो हैं वह रीति सिद्धि के अंतर्गत कवि आते हैं। रीति मुक्त में जानेंगे कौन कौन से जो है कवि आते हैं। रीति मुक्त का मतलब होता है कि इसमें जो कवि होते हैं वो किसी प्रकार से जो है नियमों और लक्षण से मुक्त रहते हैं, बंधन से मुक्त रहते हैं, तो वे रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। और रीति मुक्त में कौन कौन से ऐसे कवि हैं, तो घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर हैं। तो इस तरह से कुछ जो है रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। तो बिहारी लाल के बारे में पूछना है तो ये रीति सिद्ध के अंतर्गत ये जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 प्रश्न पूछ रहा है कि श्रीमद्भागवताचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका जो है दार्शनिक आधार क्या है, अद्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन। तो ये जो प्रश्न है ये हमने कम्युनिटी पोस्ट पर भी जो है ऐसे प्रश्न डाले थे। तो वही प्रश्न पूछा है कि जो वल्लभाचार्य जी हैं वो कृष्ण भक्ति के अंतर्गत प्रमुख जो है जाने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी, इनका जो दार्शनिक आधार वो क्या है, यानी किस दार्शनिक आधार को जो है वल्लभाचार्य जी मानते हैं। तो 30 का सही उत्तर क्या है, तो सी वाला बिल्कुल सही, यानी वल्लभाचार्य जी जो है वह शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के अंतर्गत इनका प्रमुख दार्शनिक आधार के रूप में जाने जाते हैं। शुद्धाद्वैतवाद बोले या शुद्ध द्वैतवाद दर्शन। तो 30 का सही उत्तर सी वाला होगा। मध्वाचार्य जी के बारे में जानेंगे। जो मध्वाचार्य जी थे वह द्वैत दर्शन के अंतर्गत आएगा। अगर पूछा जाए कि जो है मध्वाचार्य जी वो किस दर्शन के अंतर्गत दार्शनिक आधार के रूप में जानेंगे, तो द्वैत दर्शन के रूप में जानेंगे। अगर पूछा जाए कि शंकराचार्य जी किस जो है दार्शनिक आधार के रूप में जानेंगे, तो शंकराचार्य जी जानेंगे अद्वैत दर्शन के रूप में जानेंगे। अगर बोला जाए कि निम्बकाचार्य जी का जो है वो किस बोल सकते हैं दार्शनिक आधार के रूप में जानेंगे, तो द्वैताद्वैत दर्शन। तो द्वैताद्वैत के अंतर्गत कौन आएगा, निम्बकाचार्य। द्वैत दर्शन के अंतर्गत कौन आएगा, तो मध्वाचार्य। अद्वैत के अंतर्गत शंकराचार्य और शुद्धाद्वैत दर्शन के अंतर्गत श्री वल्लभाचार्य जी। अब आगे देखते हैं। 31 प्रश्न है कि नारी पात्र जो है मधुलिका का संबंध किस कहानी से। तो मधुलिका एक नारी पात्र के अंतर्गत जानी गई है। तो ये जो मधुलिका है ये किस कहानी से संबंध रखती है, आकाशदीप, देवदासी, पुरस्कार, इंद्रजाल। अब ये जानिएगा ये जो चारों विकल्प हैं ये जो कहानी ये किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी की ये सारी कहानियाँ हैं। किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद जी की सारी यह कहानियाँ हैं। कौन कौन से, आकाशदीप, देवदासी, पुरस्कार, इंद्रजाल, ये सारी कहानियाँ जयशंकर प्रसाद जी का है। अब मधुलिका के बारे में बताना है वो किस कहानी से संबंध रखती है। तो 31 का सही उत्तर है बी, यानी कि जो मधुलिका है वो पुरस्कार कहानी से संबंधित है, यानी पुरस्कार कहानी के अंतर्गत जो है नारी पात्र का जो है भूमिका के रूप में जानी गई। कौन, तो मधुलिका। तो जयशंकर प्रसाद की ये सारी कहानियाँ वे कहानीकार के रूप में भी जाने गए। और जो है कि इनकी जो है कहानियाँ इसके अतिरिक्त जो है ममता है, मधुआ है, और जो है प्रतिध्वनि है, आंधी है, सालवती और आकाशदीप तो है। और इसमें जो है कि पुरस्कार जो है पुरस्कार में मधुलिका जो है जानी गई। तो इस तरह से आकाशदीप में जो है चंपा और देवदत्त जी का नाम प्रमुख रूप से जाना जाता है। यानी आकाशदीप बहुत एक प्रमुख कहानी है जिनमें चंपा और देवव्रत रहते हैं जो एक प्रमुख पात्र के रूप में जानेंगे। तो प्रश्न के अनुसार मधुलिका का संबंध किससे, तो पुरस्कार से। अगला प्रश्न देखते हैं। 32 प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताना कौन सा है। यानी बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया। ब्राह्मण, आनंद कादम्बनी होगा, कामनी नहीं। तो सी वाला होगा आनंद कादम्बनी। बी बोल रहा हिंदी प्रदीप, या डी बोल रहा इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट ने सरस्वती संपादित पत्रिका का नाम बताना कौन सा है। तो 32 का सही उत्तर है बी वाला बिल्कुल सही, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो हिंदी प्रदीप संपादित पत्रिका के अंतर्गत जाने गए। और ये हिंदी प्रदीप का पूछा जाए प्रकाशन कब होता है, तो 1877 ईस्वी में। 1877 यानी 1877 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है स्थान, तो इलाहाबाद में इस पत्रिका का जो है प्रकाशन होता है। कौन करता है, बालकृष्ण भट्ट जी करते हैं। पूछा जाए किस तरह की पत्रिका थी, एक मासिक पत्रिका है। और इस ये भी देख लेते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका जो है वह इसका जो है प्रकाशन के रूप में, यानी इस पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है, तो पंडित बोल सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी करते हैं। तो यह भी एक मासिक पत्रिका के अंतर्गत जानी जाती है। और इसका जो है प्रकाशन कब होता है, तो 1833 ईस्वी में इस पत्रिका का
प्रकाशन होता है? प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा। आगे देख लेते हैं सी वाला जो है यह किसकी जो है पत्रिका है? तो आनंद कादम्बनी जो है यह जो है किसकी है? तो बोल सकते हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की यह पत्रिका है। कब इसका प्रकाशन होता है? तो 1881 81 में जो इसका प्रकाशन होता है। कहाँ होता है? तो मिर्जापुर में इसका प्रकाशन होता है। ब्राह्मण का कहाँ प्रकाशन होता है पत्रिका का? तो कानपुर में। तो इस तरह से ये सारी पत्रिकाओं का नाम याद रखिएगा और इसके संपादक भी जो है प्रमुख रूप से नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 33 प्रश्न है। यात्रा वृत्तांत के लेखक और जो है यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है उनके नाम बताइए। यानी यात्रा के रूप में जो कौन से लेखक के रूप में जाने गए और जो है बोल सकते हैं यायावर मतलब घूमने के कारण यानी घुमक्कड़ के रूप में किसको जो है अधिक प्रसिद्धि मिली है? नागार्जुन जी को, सेठ गोविंद दास, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा जी को। तो प्रश्न के अनुसार सही उत्तर इनमें से क्या है? तो 33 का बोल सकते हैं सही उत्तर बी ही है, यानी राहुल सांकृत्यायन जी जो है एक यात्रा वृत्तांत और लेखक के और यायावर के रूप में इनको जो है प्रमुख रूप से प्रसिद्धि के रूप में जाने गए। तो यात्रा वृत्तांत लेखक के रूप में राहुल सांकृत्यायन जी जो है ये जो प्रसिद्ध हुए, इनकी जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो यात्रा साहित्य से संबंधित सभी इनकी रचनाएं। जैसे कुछ रचनाएं हम याद करते हैं, जैसे मेरी लद्दाख की यात्रा है, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने। इनको बोला जाता है घुमक्कड़ सास, यानी इतनी यात्राएं किए रहते हैं इसलिए इनको जो है घुमक्कड़ सास नाम दिया गया। तो इस तरह से कुछ इनकी यात्राओं से संबंधित इनकी कृतियाँ भी है। और जो है एशिया का दुर्लभ भूखंड, ये भी जो है यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत यानी यात्रा विधा के अंतर्गत ये सारे जो है अपनी कृतियाँ लिखी हैं। तो इसलिए जो है जो यायावर के रूप में प्रसिद्धि मिला, इसलिए इनको जो है था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा भी राहुल सांकृत्यायन जी को कहा जाता है। नागार्जुन जी भी जो है यात्री के नाम से जो है कविताएं यानी अपनी रचनाएं करते हैं, लेकिन यह प्रसिद्धि पूछ ले तो इस वजह से प्रश्न के अनुसार जो है बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 33 हो गया। अगला प्रश्न है 34 यानी 34 प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सी कृति जो है जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? नहीं के बारे में बताना, कौन सी जयशंकर जी की रचनाएं नहीं है। कृति मतलब होता है रचनाएं, तो कौन सी नहीं है? कानन कुसुम, झरना, दीपशिखा या फिर कामायनी। तो पहले देख लेते कौन कौन सी है। तो देखिए कानन कुसुम भी जयशंकर जी की रचनाएं हैं, झरना भी है, लहर भी है, आंसू भी है, तो ये सब तो आपको याद होगा। कामायनी भी है जो कि महाकाव्य के रूप में जाने, किंतु दीपशिखा नहीं है। दीपशिखा क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो उत्तर जो है बी वाला ही बिल्कुल सही होगा। ये दीपशिखा किसका है? तो महावीर करें महादेवी जी का है, माने मतलब बोल सकते हैं महादेवी प्रसाद जी का है। महादेवी वर्मा प्रसाद नहीं, इनका नाम है महादेवी वर्मा, जो कि एक छायावाद कवित्री के रूप में जानी जाती है महादेवी वर्मा। तो दीपशिखा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, यामा, ये सभी जो रचनाएं हैं ये है महादेवी वर्मा जी का। तो कौन सा नहीं होगा? तो बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। तो 34 का बी हो गया। आगे देखते हैं 35 प्रश्न है कि वल्लभाचार्य के पूछ रहा है शिष्य कौन से नहीं है। तो नहीं के बारे में पूछ रहा है, प्रश्नों को ध्यान से देखना है। तो इसका सही उत्तर हम पहले देख लेते हैं, कौन से वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं है। तो कौन से नहीं है? तो बी वाला उत्तर बिल्कुल सही, यानी चतुर्भुज दास जी जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो कौन कौन से होंगे? कुंभन दास जी हैं, सूरदास जी हैं और परमानंद दास जी। तो वल्लभाचार्य जी जो है वो पुष्टि मार्ग भक्ति संप्रदाय की स्थापना करते हैं। कौन करता है? तो वल्लभाचार्य जी जो है एक अष्टचाप कवि के रूप में भी जो है स्थापना के रूप में जो है संस्थापक के रूप में बोल सकते हैं, जाने जाते हैं। किस रूप में? तो अष्टचाप, यानी कि 4 कवि जो है वल्लभाचार्य जी के रहते हैं और 4 कवि इनके पुत्र विट्ठलनाथ है, उनके जो है 4 बोल सकते हैं शिष्य या कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो 4 कवि वल्लभाचार्य के कौन कौन से होते हैं? तो वे 4 होते हैं। कौन कौन से? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और बोल सकते हैं कृष्णदास। तो जो है इस तरह से वल्लभाचार्य के कुल 4 कवि होते हैं, कुंभन, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अगर आपको उतना नहीं याद होता है 4 शिष्य तो आप बोल सकते हैं कुछ ट्रिक किससे याद कर सकते हैं, जैसे कस पी के। तो क से हो जाएगा कुंभन दास, स से सूरदास, पी से परमानंद दास, के से कृष्णदास। उसी तरह से विट्ठलनाथ के भी जो होते हैं अष्टछाप के अंतर्गत उनके भी 4 शिष्य होते हैं। और विट्ठलनाथ कौन रहता है? तो वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र रहते हैं। तो विट्ठलनाथ जी के भी 4 शिष्य कौन कौन से रहते हैं? तो इनके 4 शिष्य रहते हैं, वो भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। कौन कौन से? तो है गोछीचंद का मतलब होता है गो से गोविंद स्वामी, छी से छित स्वामी, च से चतुर्भुज दास और न से नंददास। तो गोछीचंद इस तरह से ये जो ट्रिक को याद करके आप जो है जो अष्टचाप के कवि आते हैं उनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। यानी 4 कवि वल्लभाचार्य जी के और 4 कवि विट्ठलनाथ जी के। तो यहाँ पर वल्लभाचार्य के बारे में पूछा था शिष्य कौन नहीं है? तो बी वाला, क्योंकि जो चतुर्भुज दास जी हैं वो किसके मतलब उनके गुरु कौन है? तो विट्ठलनाथ जी हैं। आगे प्रश्न देखते हैं 35
कि मिस्र बंधुओं में परिवर्तन काल की जो समय सीमा निर्धारित की गई है, क्या है समय सीमा, यानी मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या बताई है, उन्होंने कौन सा समय सीमा निर्धारित किया, किसने, तो मिस्र बंधुओं जी ने। तो मिस्र बंधुओं में तो 36 का सही उत्तर हम देखेंगे। तो मिस्र बंधुओं ने जो साहित्य के इतिहास में एक विधा की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में वे प्रस्तुत करते हैं किसको, तो परिवर्तन काल को, तो जो है प्रस्तुत करते हैं। और इनके इतिहास जो है वो कुछ अपने प्रकरण को 8 भागों में विभाजित करते हैं। वे कौन कौन से प्रकरण है, तो पहले ये नाम देते पूर्व आरंभिक काल, यानी जो आदि काल होता है उसको आरंभिक काल बोलते हैं, फिर उत्तर आरंभिक काल, फिर पूर्व माध्यमिक काल, फिर प्रौढ़ माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल भी जो है मिस्र बंधु जी नाम देते हैं अलंकृत काल, फिर बोलते हैं कि अज्ञात काल, यानी कि उत्तर काल को ही परिवर्तन काल के रूप में जानते हैं, और फिर अंतिम में नाम रखते हैं परिवर्तन काल, फिर और अंतिम में नाम रखते हैं वर्तमान काल, यानी जिसको आधुनिक काल कहा जाता है, तो वे वर्तमान काल। तो इस तरह से जो है साहित्य के अंतर्गत वे जो है 8 भागों में ये जो है इस प्रकरण को बांटते हैं। कौन, तो मिस्र बंधु जी। तो पूछा है परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है, तो ए वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 जो है परिवर्तन काल की समय सीमा को निर्धारित करते हैं। तो 36 का सही उत्तर 36 का ए वाला बिल्कुल सही। अगला देखते हैं 37 प्रश्न पूछा है कि भाषा बोली न जाए नहीं जाके कुल के दास, यह कथन जो है किस कवि का है, तो कौन सा कथन है, भाषा बोली न जा नहीं जाके कुल के दास, तो यह कथन है तुलसीदास, विद्यापति, केशवदास या फिर जायसी जी का। तो 37 का सही उत्तर इनमें से क्या है, तो बी वाला सही उत्तर, अर्थात ये केशवदास जी की यह जो है कथन है। क्या है, भाषा बोली न जा नहीं जाके कुल के दास, यह जो कथन है केशवदास जी की यह कथन है। इनकी कुछ रचनाएं जान लेते हैं केशवदास जी की कौन कौन सी रचना है, तो जैसे रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रस प्रिया है, वीर सिंह चरित्र है, और जहांगीर जस चंद्रिका है, और इस तरह से इनकी कुछ बोल सकते हैं केशवदास जी की रचनाएं। तुलसीदास जी की रचना है, आपको हर बार बताया गया है, रामचरितमानस से विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवी रामायण, रामलीला, नेचू, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, इस तरह से तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। जैसी जी का जानते पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, तो इनकी कुछ रचनाएं। विद्यापति का जैसे कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ठीक है, और विज्ञान गीता, तो इस तरह से इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो आगे प्रश्न देखते हैं, तो 37 का सही उत्तर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, अब बताना कि रचनाकार कौन है। कौन, तो कबीर बाज भी है, कपोत भी है, पपीहा भी, इन सबके रचनाकार कौन है, धर्मवीर, धूमिल, मुद्राराक्ष, प्रेमचंद। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, 38 का, जिसका सही उत्तर है बी वाला, अर्थात मुद्रा राक्षस सिंह। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा, इस सबके रचनाकार कौन है, मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस के कुछ रचनाएं याद करें, जैसे तिलचट्टा है, तेंदुआ, फोर्स फेथफुली है, गुफाएं, संटोला है, और मरजीवा, इनकी जो है प्रमुख नाटकें हैं। मुद्रा राक्षस जी जो हैं वे उन्होंने जो है नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, कि जो है आधुनिक काल कवि के अंतर लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो तिलचट्टा इनकी प्रमुख नाटक है, और मरजीवा जो है इनके प्रमुख नाटकों में से एक माना जाता है। तो 38 का सही उत्तर बी वाला होगा। आगे देखते हैं, सब सुवर्ण सुखमा कर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। अब पूछा इस छंद में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया, अलंकार के बारे में पूछा है कि ये जो पंक्ति है, इस छंद रूपी पंक्ति में किसका अलंकार प्रयोग हुआ है, निदर्शना का, समासोक्ति का, व्यतिरेक का, या अर्थांतर न्यास का। तो 39 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, कौन सा अलंकार है, तो 39 का सही उत्तर बी वाला है, यानी व्यतिरेक अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। सम सुवर्ण सुखमाकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर, इस जो है पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। 39 का बी उत्तर सही है। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है कि जब उपमेय की उपमान से अधिकता यानी अधिक के बारे में बताया जाए, या फिर कम न्यूनता के बारे में जब सूचना दी जाती है या बताया जाता है, तो उसी को हम व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। तो सब सुमरन सुमरन और सुख माका, यानी सुख से कम, और सुखद नथोर, और सुख भी जो है वो थोड़ा ही है। तो जहाँ पर अधिकता या न्यूनता का सूचना मिलता है, सूचित किया जाता है, तो वह व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इसमें जो है इस छंद रूपी पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे प्रश्न देखते हैं। 40 प्रश्न है कि आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है। तो शंकुक जी जो है रस निष्पत्ति के अंतर कौन से जो है व्याख्या यानी सिद्धांत देते हैं, तो इसका जो सही उत्तर क्या है, तो बी वाला उत्तर बिल्कुल सही, यानी कि अनुमतिवाद जो है वो आचार्य शंकुक द्वारा जो है रस निष्पत्ति की व्याख्या के रूप में बताते हैं। अगर पूछा जाए प्रश्न कि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता के रूप में कौन जानेंगे, यानी रस सूत्र का जो है प्रथम व्याख्याता किसको कहा गया है, यानी सबसे पहले जो है किसने व्याख्या की है, तो किसने की है, तो भट्ट लोलट जी ने किया है। और उनका जो सिद्धांत था वो क्या है भट्ट लोलट जी का, तो उत्पत्तिवाद या बोल सकते आरोपवाद। तो इस तरह से भट्ट लोलट जो है जो अपना रस सिद्धांत के अंतर्गत यह जो है व्याख्या देते हैं।
और जो आचार्य शंकुक है वो अनुमतिवाद देते हैं, यानी कि अनुमतिवाद मतलब जहाँ पर अनुमान या प्रमाण के रूप में जो है अपने आधार बताते हैं। कौन? तो आचार्य शंकुक जी। तो सही उत्तर अभी चलते हैं बी वाला ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 41 प्रश्न की क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो किसमें लिंग परिवर्तन नहीं होता? वर्तमान काल के रूप में, भविष्य काल के रूप में, भूतकाल के रूप में या फिर आज्ञार्थक के रूप में। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि क्रिया के कौन से रूप में जो कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है? तो सही उत्तर हम चलेंगे 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो 41 का सही उत्तर डी वाला होगा, यानी आज्ञार्थक के रूप में जो है क्रिया का जो कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? तो आज्ञार्थक के रूप में, यानी बोल सकते हैं क्रिया के जो है 4 प्रकार माने जाते हैं मुख्य रूप से। एक निश्चयार्थक के रूप में, एक संदेहार्थक के रूप में, एक संभावना के अर्थ के रूप में, एक होता है बोल सकते हैं विध्यंत विध्य यानी कि जो भ्रांति के रूप में होता है, विध्यंत के रूप में जाना जाता है। तो जो क्रिया का जो आज्ञा वाला रूप होता है, आज्ञार्थक या प्रार्थना के लिए या इच्छा के लिए जो होता है वो विध्यर्थक के रूप में जाना जाता है। विध्यर्थक का जो होता है इसमें जो बोल सकते हैं कि इसमें लिंग का कोई भी प्रभाव परिवर्तन नहीं पड़ता है। तो वह जो होता है किसमें? तो आज्ञार्थक के रूप में कोई भी प्रभाव लिंग के अनुसार नहीं पड़ता है। तो बस ये जानते रहिए क्रिया के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के माने जाते हैं, निश्चयार्थक, संदेहार्थक, संभावनार्थक और विध्यर्थक के। तो ये 4 प्रकार के जो है रूप जाने जाते हैं, क्रिया के रूप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है 42 जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार के नाम बताना है। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो 42 का सही उत्तर सी वाला होगा, यानी भट्ट केदार जी जो हैं वह जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है। अब याद कैसे करेंगे कि जयचंद्र प्रकाश, इसका कुछ आप जो है इस तरह लिंक को जोड़ कर याद कर सकते हैं। जैसे प्रकाश हम कहाँ हमें दिखाई देता है, तो आप केदारनाथ जाओगे तो आपको प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, वहाँ पर आपको लाइट नहीं जलेगी किसी प्रकार की। तो वहाँ पर जो है प्रकाश चलता है, किसके कारण? महादेव के कारण जो है प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि जहाँ केदारनाथ है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो जयचंद्र प्रकाश किसका है? भट्ट केदार। तो आप ऐसे कुछ लिंक को जब एक दूसरे से रिलेट करोगे तो आप जो है चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हो। तो 42 का सही उत्तर आप जानते रहिए, सी वाला बिल्कुल सही है। जयचंद्र प्रकाश का रचनाकार कौन है? तो भट्ट केदार जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 42 का सी हो गया। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले पूछा विद्वान कौन है, यानी कि हिंदी का जो सबसे पहले व्याकरण कौन लिखते हैं। तो इसका 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ए होगा, यानी जोशुआ केटलर जो है वो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जाने जाते हैं। कौन? तो जॉन जोशुआ केटलर जी जो हैं वो हिंदुस्तानी ग्रामर, जो उनके पुस्तक का नाम क्या है, जो जिन्होंने व्याकरण लिखते हैं तो उस पुस्तक का नाम क्या है? हिंदुस्तानी ग्रामर में जो है बोल सकते हैं 1698 ईस्वी में जो है हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ के रूप में वो लिखते हैं। और ये जो है भाषा वाक्य को पृथक्करण के रूप में बोल सकते हैं हिंदी बाल बोध व्याकरण, सहज हिंदी रचना, हिंदी व्याकरण और प्रथम हिंदी व्याकरण, संक्षिप्त हिंदी रचना, कुछ इस तरह से जो है रचनाएं करते हैं। तो 43 का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? कौन सा भ्रमर गीत का मूल स्रोत है? तो इन विकल्प में से 44 में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो सही विकल्प हम देखेंगे तो बी वाला बिल्कुल सही है, यानी कि प्रसंग भ्रमर गीत का जो प्रसंग का मूल स्रोत कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता का जो 10वां स्कंद है वहाँ पर इस 10वें स्कंद में मूल स्रोत के बारे में बताया गया। किसका? तो भ्रमर गीत का जो मूल स्रोत क्या है? तो 10वां स्कंद है, यानी 10वां स्कंद जब पढ़ेंगे तो आपको जो है मूल स्रोत क्या उसके बारे में कहा गया है, उसका मुख्य ध्येय क्या है, विषय क्या है भ्रमर गीत का, तो आपको 10वें स्कंद के में पता चलेगा। तो 44 का सही उत्तर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 45 प्रश्न है कि माधव हम परिणाम निराशा, इसके पंक्ति कौन है, रचनाकार कौन है? सूरदास, विद्यापति, नंददास, तुलसीदास। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर डी वाला है, माधव हम परिणाम निराशा। ये पंक्ति किसका है? तुलसीदास जी का यह पंक्ति है, कथन है, याद रखिएगा। तो अभी तुलसीदास जी की रचनाएं भी हमने जो है पिछले प्रश्न में बताया। अब आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 46 प्रश्न है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन मानने वाले हैं? तो वही पूछ रहा है कौन मानता है। तो 46 का सही उत्तर इनमें से क्या है? तो ए वाला बिल्कुल सही, यानी राम कुमार वर्मा जी जो है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। किसको? तो स्वयंभू जी को। याद कैसे करोगे कि राम कुमार वर्मा एक जो रामचंद्र जी हैं वो जो उनका जो विकास होता है, उनकी उत्पत्ति होती है, उनका जो जन्म वो क्या है? स्वयंभू अपने आप प्रकट होते हैं, यानी उनको किसी की आवश्यकता है तो वे अपने आप ही तो प्रकट होते हैं। तो इस तरह से आप एक दूसरे से लिंक से आप रिलेट करके बस याद कर सकते हो कि राम जी जो थे वो स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें स्वयंभू कह सकते हैं। तो राम कुमार वर्मा जी जो है हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो स्वयंभू जी का। तो इस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हो, आप ऐसे याद कर सकते हो। अगला देखते हैं। 47 प्रश्न है। पूछा है रामचरितमानस का जो ज्ञान दीपक प्रसंग है वो किस कांड में वर्णित है? कौन सा कांड पूछा है? तो जो ज्ञान दीपक जो प्रसंग यानी विषय वो किस कांड में उसका वर्णन किया गया? उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड।
तो 47 का सही उत्तर इनमें से क्या है? 47 का सही उत्तर ए वाला यानी उत्तरकांड में ही रामचरितमानस ज्ञान दीपक का जो प्रसंग विषय वो उत्तरकांड में जो है इसका वर्णन किया जाता है। अगर देखें कि रामचरितमानस किसका है तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है और ये जो रचना है वो कौन सी मुख्य रूप से भाषा में है तो अवधी भाषा में लिखी गई है। और ये पूछा जाए कि ये दोहा चौपाई शैली में जो है छंद में लिखा गया, दोहा चौपाई छंद के अंतर्गत लिखा गया। और ये राम कथा पर जो है रामचरितमानस जो है महाकाव्य आधारित है, जिनमें 7 कांड पूछा जाए कुल कितने कांड है तो कुल 7 कांड है। कौन कौन से कांड है तो याद रखिएगा, पहला सबसे पहले प्रथम कांड आता है बालकांड यानी बालक के रूप में बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, लंका कांड और सबसे अंतिम कांड कौन सा होता है? उत्तर कांड होता है। और लंका कांड को हम देखिए युद्ध कांड भी कह सकते हैं, चाहे युद्ध कांड बोले चाहे लंका कांड, क्योंकि लंका में ही युद्ध होता है तो लंका को युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। और 7वां है उत्तर कांड। तो इसमें पूछ रहा है ज्ञान दीपक का प्रसंग किस में होता है तो उत्तर कांड में होता है। ऑप्शन ए वाला सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, चक्रपाणि दर्शनाथ पद में मान्य समास बताना कौन सा समास है? कौन सा? चक्रपाणि दर्शनाथ। चक्रपाणि मतलब चक्र जिसके हाथ में, तो कौन होता है? चक्र किसके हाथ में होता है तो चक्र विष्णु जी के हाथ में होता है। तो चक्रपाणि बोल सकते कौन सा समास होगा तो ये बहुप्रीही समास होगा। तो 48 का सही उत्तर। अब दर्शनाथ का अगर आपको मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है तो चक्रपाणि आपको समझ में आ रहा है तो डी उत्तर आप लगाएंगे, क्या हो जाएगा? डी उत्तर इसका बिल्कुल सही है। कौन सा उत्तर सही होगा तो डी वाला इसका उत्तर बिल्कुल सही है, बहुप्रीही समास। चक्रपाणि यस्य स यानी चक्र है जिसके हाथ में, कौन है? विष्णु जी। तो उत्तर डी। अगला देखते हैं, 49 प्रश्न है कि प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्यम संघर्ष कथा को किस नाटक का विषय वस्तु बनाया गया है? तो प्रभु सत्ता यानी जिसके हाथ में सत्ता रहता है, सब कुछ रहता है, वो शासक वर्ग, और जो गरीब होता है, जो शिल्पकार जो कार्य करते हैं, वो संघर्ष के रूप में जाने जाते हैं। तो बोला कि किस नाटक में जो इसका विषय वस्तु यानी प्रसंग बताया गया? कोणार्क है, शिल्पी है, शारदीय, आदमी का जहर। तो 49 का सही उत्तर हम चलेंगे कौन सा है तो ए वाला, यानी कौन सा नाटक है तो कोणार्क का यह नाटक है। कोणार्क का नाटक में जो है प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग और जो है शोषक और शासित का वर्णन किया गया है, यानी संघर्ष कथा का इसमें वर्णन होता है। और ये कोणार्क किसका है? कोणार्क तो बोल सकते हैं ये जगदीश चंद्र माथुर जी का यह नाटक है, जगदीश चंद्र माथुर जी का। इनकी कुछ रचनाएं याद करिएगा। सबसे पहले कोणार्क है, कोणार्क शारदिया है और पहला राजा है और दशरथ नंदन है और कुछ इनके जो है इस तरह से प्रसिद्ध नाटक है। और जो कोणार्क नाटक जो है इसकी जो कथा होती है कहाँ से शुरुआत होती है तो उड़ीसा यानी भुवनेश्वर में इसकी कथा, क्योंकि कोणार्क देखिए आपको पता है कि उड़ीसा में ही है, भुवनेश्वर में है, तो उसकी जो कथा का भी जो वर्णन होता है वो उड़ीसा में ही होती है, यानी उसी कोणार्क मंदिर से जुड़ी हुई है। तो कौन सा विषय वस्तु है तो कोणार्क का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 50 प्रश्न पूछा है कि बृहस्पति का सही संधि विच्छेद बताना है कि बृहस्पति का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा निम्न में से विकल्प सही है? तो 50 का सही उत्तर कौन सा विकल्प सही है तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। सी वाला यानी बृह जमा पति, बृह जमा पति बराबर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। यानी जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तन हो जा रहा है तो स में परिवर्तन हो रहा है, यानी जो विसर्ग होता है वो किस में परिवर्तन हो रहा है तो स में परिवर्तन हो रहा है, आधे स में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? बृह जमा पति। संधि पूछा जाए कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि है। बृह जमा पति बराबर बृहस्पति अर्थात विसर्ग संधि है। यानी विसर्ग के बाद जब खर का विसर्ग स के रूप में परिवर्तन हो जाता है और इसका सूत्र बन जाता है विसर्जनीयस्य सूत्र, तो इस सूत्र से जो है हम बोल सकते हैं कि जो विसर्ग का लोप किस में हो जा रहा है? स में इसका लोप हो जा रहा है, तो यह विसर्ग संधि में होता है। तो चलिए आज हमने कुल जो है 50 प्रश्न किए, तो आगे का जो इसका प्रश्न होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।